नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मद्रास हाई कोर्ट की उस टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कोर्ट में कहा है कि हिंदू धार्मिक नेताओं की हत्या की साजिश रचना या आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने की इच्छा रखना आतंकी गतिविधि है या नहीं, यह एक बहस का विषय है। मतलब ये कि कोर्ट इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि टारगेट किलिंग की साजिश रचना या आतंकवाद की घटना है या नहीं। यह दरअसल मद्रास हाई कोर्ट आसिफ, ये जो पूरा मसला है वो आसिफ मुस्तकिन नाम के एक आरोपी के बेल देने की सुनवाई चल रही थी और उस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की। आसिफ पर बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की टारगेट किलिंग का आरोप था। पुलिस के पास मौजूद साक्ष्य और बयानों से साबित हो रहा था कि आसिफ ने बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की टारगेट किलिंग की साजिश रची थी। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट के 2 सदस्यीय बेंच ने यह साजिश आतंकी घटना उन्हें नहीं लगी। यह भी बताना जरूरी है कि आसिफ केवल हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश ही नहीं रच रहा था, बल्कि वह आईएसआईएस में शामिल होने की इच्छा भी रख रहा था। बावजूद इसके मद्रास हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। आसिफ पर आरोप था कि उसने बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हिंदू धार्मिक नेताओं को मारने की साजिश रची थी, जिसके सबूत पुलिस के पास में थे और उसका सपना था कि वह आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल हो और उस आतंकी संगठन के लिए काम करे। कोर्ट ने पुलिस के इन दोनों आरोपों को सच तो माना, लेकिन चूंकि उसे जमानत नहीं देनी थी या जमानत उसे देनी थी इनफैक्ट, सो उसने कह दिया कि पुलिस अधिकारी यह साबित नहीं कर पाए कि टारगेट किलिंग या हत्या की साजिश करना या आईएसआईएस में शामिल होने की इच्छा रखना आतंकी गतिविधि है। यानी ले दे करके ठीकरा जो है पुलिस अधिकारियों जो कि जांच कर रहे थे उस पर कोर्ट ने फोड़ दिया कि आप यह साबित नहीं कर पाए कि आईएसआईएस में शामिल होने का सपना देखना या टारगेट किलिंग करना, वो भी टारगेट किलिंग किसकी, बीजेपी और आरएसएस नेताओं की, वह आतंकवादी गतिविधि है या नहीं, यह साबित नहीं कर पाए। अब बीजेपी आरएसएस के नेताओं की हत्या की साजिश रचने वाला और आईएसआईएस में शामिल होने की इच्छा रखने वालों को भी अगर आतंकी नहीं माना तो किसे मानेंगे? ये तो उसी तरीके का है ना जैसे कि एमबीबीएस पास करने वालों को आप डॉक्टर नहीं मानेंगे, वकालत करने वाले एलएलबी डिग्री धारी को आप वकील नहीं मानेंगे। बहुत सारी ऐसे उदाहरण है जिसको कहा सकता है ये उसी से मिलता जुलता यह उदाहरण है। और यदि हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश रचने वालों को आतंकी नहीं माना जाएगा तो इस हिसाब से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी आप आतंकी नहीं मानेंगे, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद को भी आप आतंकवादी नहीं मानेंगे और संसद पर हमले का साजिश रचने वाला अफजल गुरु जिसे की फांसी हो गई है उसे भी शायद आप जो है वो आतंकवादी नहीं मानेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भारत ने जो आतंकियों के एक डोजियर, एक लिस्ट जो सौंपी है उसमें सब के सब आतंकी जो दुर्दांत अपराधी हैं उनको भी इस तर्क के हिसाब से आतंकवादी नहीं माना जाना चाहिए। उन सभी को साधु संत या महात्मा माना जाना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट की हिंदू विरोधी टिप्पणी को यह पहली बार सामने नहीं आई है। इससे पहले भी जुलाई माह में मंदिरों को बंद करने की टिप्पणी कोर्ट ने की थी। मामला मंदिर पे फेस्टिवल के आयोजन को लेकर 2 गिटों में चल रहे विवाद का था और उस पर कोर्ट ने टिप्पणी दी थी कि क्यों ना मंदिर को ही बंद कर देना चाहिए। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मद्रास हाई कोर्ट की यह टिप्पणी कितना सही है। आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने की इच्छा रखना आतंकवाद क्यों नहीं है? बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की टारगेट किलिंग की बात करना आतंकवादी गतिविधि क्यों नहीं है? और क्या टारगेट किलिंग और आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने की इच्छा रखने वाले आसिफ को आतंकी नहीं मानते हुए बेल दे देना आतंकवाद को बढ़ावा देना नहीं है? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को आप देखिए और उस रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां टारगेट किलिंग की साजिश रचने को कोर्ट ने पूछ लिया कि आतंकवादी घटना में आ सकती है या नहीं। आपको बता दें कि आसिफ मुस्तकीन नाम के युवक पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हिंदू धार्मिक नेताओं को मारने की साजिश रचने का आरोप था। इस जिहादी का सपना था कि वो आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल हो। तमाम आरोपों के बाद कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की ओर से पेश किए गए सबूतों से ये तो पता चल गया कि आसिफ हिंदू नेताओं को मारना चाहता था, मगर अधिकारी ये नहीं बता पाए कि इसे टेररिस्ट एक्ट कैसे माना जाए,
जैसा कि यूएपीए की धारा 15 के तहत परिभाषित किया गया। और तो और कोर्ट ने यह भी कहा कि आसिफ के खिलाफ मिले सबूत भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने या लोगों में आतंक पैदा करने को स्थापित नहीं करते। आपको बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट में यह फैसला जस्टिस सुंदर और सुंदर मोहन की खंडपीठ ने सुनाया। 26 जुलाई 2022 को आसिफ मुस्तहीन की गिरफ्तारी यूएपीए के तहत हुई थी, जहां हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। आसिफ केस से संबंधित जमानत याचिकाओं को ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दिया था। इस आरोप में आसिफ ने 17 महीने जेल में भी सजा काटी थी। ऐसे में संगीन आरोप पर जमानत मिलने और टेररिस्ट एक्टिविटी का केस न चलने पर वाकई मद्रास हाईकोर्ट ने देश के सामने चर्चा का विषय रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो टारगेट किलिंग और आईएसआईएस में शामिल होने का सपना देखना भी आतंकवाद नहीं है तो फिर आतंकवाद है क्या? चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ 4 मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। पूर्व जस्टिस है अनिल कुमार विमल जी, जो कि जिला जज रह चुके हैं। आचार्य विक्रमादित्य वो हमारे साथ हैं। असगर अली साहब मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ अविनाश सिंह जी हैं। चारों मेहमानों का स्वागत है। और अविनाश जी को शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है, एक बार जरा सा आवाज़ जो है उनको ऑडियो जरा सा ठीक कर ले। और चर्चा की शुरुआत मैं इनसे करना चाहूँगा, जस्टिस अनिल कुमार विमल जी से करना चाहूँगा। विमल जी, ये जो मसला है चूँकि न्यायाधीश से जुड़ा हुआ है, कोर्ट से जुड़ा हुआ है, मैं इसलिए पहले आपके पास जाना चाहूंगा। जिस आधार पर जो टिप्पणी की है कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने बेल देते हुए, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है सही में जो आर्गुमेंट दिया जा रहा था और उस आर्गुमेंट से कहीं ये साबित, हालांकि कोर्ट ने इस बात को मान लिया कि टारगेट किलिंग कर रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की मारने की बात, जो साजिश जो है वो रच रहा था और आईएसआईएस आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने की वो इच्छा भी रखता था, बावजूद इसके उसे आतंकी नहीं मानना या उसके कृत्य को, उसकी गतिविधि को आतंकवादी गतिविधि नहीं मानना, ये किस आधार पर हो सकता है? क्योंकि आप भी जस्टिस रह चुके हैं, इस तरीके के फैसला अगर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, जस्टिस की तरफ से, तो पीछे क्या मंशा होती है और आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं, इस टिप्पणी को कैसे देखते हैं, इस बिल को कैसे देखते हैं? पहले मैं इस केस के तथ्य के बारे में बता देता हूं जी कि ये केस अगस्त 2022 में बनाया गया था जी। और इसमें पहले हाई कोर्ट में बेल रिजेक्ट हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट में हुई और दोबारा फिर रिजेक्ट हुई और ये बेल एप्लीकेशन तीसरी बारी हाई कोर्ट में लगाई गई थी। और इस दौरान जो केस के दौरान जो मुलजिम से इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस जो कलेक्ट की गई थी, उसके सारे मैसेजेस आईएसआई एजेंट्स को दिए गए, खुद के मैसेजेस, वहां से जो इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा था, और इवन इसका खुद का एफिडेविट भी कलेक्ट कर लिया पुलिस ने कि ये आईएसआई एजेंट बनने के बाद ये उनके क्या क्या काम करेगा और कोई भी मैसेज, कोई भी संदेश किसी भी ऑथेंटिक कोई भी चीज लीक नहीं करेगा। बिल्कुल। और ये भी पाया गया कि कुछ वेपन्स भी इसको सप्लाई कर दिए गए थे और पुलिस ने दौरान इन्वेस्टिगेशन वो इससे रिकवर भी कर लिए गए थे। मगर इस केस में एक कमी ये थी कि जो सामने वाला आतंकवादी था वो अभी तक पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई उसको, क्योंकि वो विदेश में रहता है। और इस बिना पे ये कह देना कि ये इसकी इन्वॉल्वमेंट आतंक फैलाने की नहीं थी, ये बिल्कुल ही निराधार है। और मैं समझता हूं कि मेरे को जजेस को क्रिटिसाइज करने का कोई हक भी नहीं है और मैं ना ही मैं करना चाहूंगा, मगर इतना कुछ अवेलेबल होने के बाद पुलिस के पास इतना कुछ इंक्रिमिनेटिंग इसके मुलजिम के खिलाफ था और ये बेल दे देना मेरे हिसाब से कोई जायज नहीं है। और मैं ये चाहूंगा कि प्रोसिक्यूशन को इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, इसके अगेंस्ट अपील करनी चाहिए ताकि इसको दोबारा से अरेस्ट किया जा सके। बिल्कुल, यानी आप कहते हैं कि ये जो है गलत तरीके से दिया गया है और जो एविडेंस मौजूद थे उस एविडेंस के आधार पे बेल रिजेक्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन
कोर्ट ने जो है उसे बेल दे दी। अब बेल देने के पीछे जो मंशा है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे और चलेंगे हम सीधा असगर अली साहब के पास। असगर साहब, क्या आपको लगता है कि बेल देने, जैसा कि जस्टिस साहब ने कहा अभी अनिल जी ने, और आप भी पूरे मसले को जानते हैं, क्या आपको लगता है कि बेल जिस आधार पर दिया गया और ये कहा गया कि इससे प्रूफ नहीं होता है कि यूएपीए का जो सेक्शन 15 है वो उसके आधार पर प्रूफ नहीं होता है और इसलिए जो है हम इसे बेल दे रहे हैं, क्योंकि ये साबित जो है पुलिस नहीं कर पा रही है कि ये आतंकवादी गतिविधि है। क्या आपको लगता है ये सही में टेक्निकल मामला है या इससे मंशा कुछ और है? नहीं, ये माननीय जज ने जो बात रखी और आप जो इस बात को रख रहे हैं, तो दरअसल ये टेक्निकल मामला है। यूएपीए के अंदर कोई भी अपराध होता है वो सरकार के विरुद्ध होता है और सरकार के विरुद्ध अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको उसमें मुलजिम बनाया जाता है। यहाँ पर जो रिलीजियस नेताओं की बात आ रही है कि रिलीजियस नेताओं को मारने की धमकी देना या उसमें इन्वॉल्व होना, कोई भी आदमी किसी का पर्सनल दुश्मन भी हो सकता है, वो दुश्मनी भी कर सकता है। हमारे यहाँ आज तक आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं बनाई गई है ना। अगर आपको पता है तो आप मुझे बताएं कि आतंकवाद किसको कहते हैं, है ना। तो इसलिए खुद माननीय कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जब इसको बेल दी, इसको एक अपराधी मानकर बेल रखा 17 महीने इसको, फिर उसके बाद इस केस पर गौर व फिक्र किया गया तो ये माना कि सरकार के विरुद्ध कोई गतिविधियां नहीं होने की वजह से इसको पाबंद कर दिया गया है कि ये रोजाना आएगा, अपनी हाजिरी लगाएगा। लेकिन यूपीए की इन धाराओं के तहत वो अपराधी नहीं है। इसलिए नहीं है कि उसने इस तरह का भी कोई अपराध नहीं किया। षड्यंत्र अगर कोई होता, वो भारत सरकार के विरुद्ध होता, तो यकीनन ये देश विरोधी गतिविधि होती और उसके साथ उनको जो भी सजा होती है वो सजा आपके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं आईएसआईएस में शामिल होना चाहता हूं, तो वो उस आपके हिसाब से क्या है, कैसा है, उसको आप कैसा सोचेंगे? महात्मा समझेंगे, साधु समझेंगे, मौलवी समझेंगे, मुल्ला समझेंगे, क्या समझेंगे उसे आप? जब जिस समय आईएसआईएस अपने टॉप पर था, उस वक्त भी हमारे पूरे भारत के अंदर से सिर्फ 46 केस सामने आए थे। माननीय गृह मंत्री ने खुद जो है इसको अपने संसद में बताया था कि कुल 46 केसेस थे जिसमें गए, जो लोग वहां गए उनको हमने अपराधी माना। इसमें कोई वो तो है नहीं, जो लोग वहां गए और किसी की कोई इच्छा है तो इच्छा के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। जब तक उसकी गतिविधियां उसके अंदर शामिल ना हो, वो कोई टिकट नहीं करा रहा है या कोई वहां जाने की चेष्टा कर रहा है, जाते समय पकड़ा गया है या चला गया है, तो उसे पूर्णतः अपराधी माना है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने खुद इस बात को वहां रखा कि 46 केसेस कुल पूरे भारत के अंदर हुए। तो ये कहना जल्दबाजी होगी। कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने भी इसको अच्छे से विचार किया होगा। 17 महीने बहुत होते हैं किसी इंसान को रखे उसको छोड़ना। मैं ऐसे समझता हूँ कि व्यक्तिगत दुश्मनी भी हो सकती है किसी के साथ। नहीं, वो तो खुद स्वीकार की कोई परिभाषा है तो मुझे प्लीज आप बताएं। खुद की एफिडेविट है उसकी और उसने स्वीकार किया इस बात को। पहली बेल एप्लीकेशन डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिखा है कि ये प्रामा फसाई केस में मेड आउट होता है, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ये पहले बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट लिख चुकी है, फिर भी इसके बावजूद भी हाई कोर्ट ने बेल ले ली। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। बिल्कुल, जब सुप्रीम कोर्ट ने हाँ, यूएपीए के तहत अगर कोई बात हो रही है तो मान्यवर इसमें स्थिति बदल गई है और टेक्निकल कारण इसके अंदर जरूर अपरिभाषित हो रहे हैं, जिसको हाई कोर्ट ने समझा है। अगर फिर भी अगर कोई बात है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसको चैलेंज किया जा सकता है फिर से। तो ये तो केस अभी बढ़ेगा, आगे जाएगा। अभी उसको पाबंद किया हुआ है और किसी को भी ये मान्य कोर्ट का ये होता है, स्थिति होती है कि किसी को भी वो जल्दबाजी में मुजरिम करार नहीं देते हैं जब तक के डाउट उसके पक्ष में जाते हैं। जज साहब भी इस बात से एग्री करेंगे। नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ जी कि आप जो है मोदी जी को, योगी जी को, चाहे जितने भी अपने धार्मिक नेता है, उसकी मारने की साजिश करने वाला कोई भी बंदा जो है वो बोलेगा भाई अभी तो मैंने अपना कृत्य को अंजाम तो दिया नहीं है, मैंने तो अभी सोचा है, केवल मैं कभी अभी लिख रहा हूं, तो उसके आधार पर उसको गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। उसके आधार पर आप उसे अपराधी भी मत मानिए, उसको आतंकवादी मानना तो दूर, आप उसे अपराधी भी मत मानिए। तो आखिर साजिश होती क्या है? साजिश यही तो होती है। मैं आंसर कर दूं। हमारे भारत के अंदर अभी सोचने पे तो गिरफ्तारी नहीं है। यहां तक के लोग बोल रहे हैं कि मैं इस फला बंदे को मारूंगा, जेल में रहते हुए लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमने उनको उसके ऊपर चार्ज नहीं किया है। साफ बोल रहे हैं कि हम फला इंसान को मारेंगे, हम जब तक मारेंगे नहीं हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये हम भी सुन रहे, सुबह शाम देख रहे हैं ये सब चीजें। क्या आतंकवाद कल जो घटना हुई संसद भवन में, आपने उनको आतंकवादी कहा? जी जज साहब बोलेंगे। कल संसद भवन में जो घटना हुई है, जो शेम है और पूरे संसार के अंदर नाम, फिर जो है संसद भवन की बरसी के ऊपर ही ये कांड हुआ,
4 लोग घुस जाते हैं, इनको आप आतंकवादी मानते कि नहीं मानते? डाइवर्ट कर रहे हैं आप, इस उसको केस छोड़िए ना, में- संसद पे जो हो रहा है नहीं, आप उसकी जांच आतंकवादी हो रही है, मानते हैं या नहीं पकड़ने मानते, आ गए उनको हैं लोग, बताएं। उसको अपराधी मान रहे हैं ना, उसको अभी कौन तो बचा रहा अपराधी है? नहीं, आतंकवादी मानते कि नहीं मानते उनको? टेररिस्ट मानता हूं मानते हैं क्या? मैं तो मानता हूं टेररिस्ट है वो, संसद भवन भारत की गरिमा। बिल्कुल। मैंने तो है? कल बोला है, कल हमारा प्रोग्राम आप देखते तो मैंने कहा कि वो आतंकवादी है, भारत की मैंने कहा भारत की गरिमा पर हमला, अंदर जाकर हमला, जिन लोगों ने उनको पास दिए। भाई साहब, क्या आप उनके खिलाफ धर्म के आपने आधार जांच पे बिठाई करते कि उस पे होंगे, बहस किया? आप धर्म के आधार पे अपराध को फर्क करते होंगे, हम लोग नहीं करते। कल हमने कहा था कि वो आतंकवादी है, कल मैंने कहा था कि भाई खालिस्तान से संबंध हो सकता है इसका। तो कहा था आतंकवादी उसका को खालिस्तान से संबंध पुलिस बता रही है, जो पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस जो है, सामने आके नहीं बता रही है, नाम छुपाने की शर्त पे वो बता रहे हैं। हमारे जो सोर्सेज हैं उन्होंने कहा है कि खालिस्तान से संबंध हो सकता है इसका। जज साहब कुछ बोल रहे थे, जज साहब। मुकेश जी, इस केस में पुलिस ने मुलजिम के लिखे हुए लेटर कलेक्ट किए हैं जो मिले हैं पुलिस को। उसमें लिखा गया है कि मैं इस धार्मिक स्थलों को उड़ा दूंगा, बिल्कुल। मेरे को बम सप्लाई किए जाएं। उसके लिखे हुए लेटर मिले या पुलिस ने रिकवर किए हैं इसी मुलजिम से। केस में लिखा गया, ये इन्वेस्टिगेशन में पाए गए हैं और फिर भी बेल पे छोड़ दिया गया। बिल्कुल। आचार्य विक्रमादित्य, क्या आपको लगता है कि ये जो मद्रास में खासतौर पे, इससे पहले भी मद्रास में एक जुलाई माह में हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें मंदिरों को बंद करने की टिप्पणी कर दी थी मद्रास हाई कोर्ट ने। कहा था 2 गुटों के बीच में जो संचालक कमेटी है उनके बीच में कुछ झगड़ा था, उसके निपटारे के लिए गए थे, और निपटारा क्या होता, बोले भाई मंदिर को ही बंद करो, वहां बहुत झगड़ा हो रहा है। तो क्या लगता है कि जो मद्रास में खासतौर पे साउथ में जो चीज़ है वो तो हम लोग देख ही रहे, मंदिरों को तोड़ना, कन्वर्जन कराना और सनातन के विरुद्ध गतिविधि करना वहां पे, ये तो आम बात हो गई है। आज की ये टिप्पणी आपको क्या लगता है, ये तो देश के खिलाफ जा रहा है? अब आप जो है विरोध करते करते आप राष्ट्रद्रोह का समर्थन करने लगे हैं। विक्रमादित्य जी। मुकेश जी, इस पे अब आज बेसिकली न्याय मंत्रालय को बहुत सोच समझ के कार्य करने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार का ये कार्य किया जा रहा है। और न्याय बेसिकली क्या होता है, आप भी अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार से केसेस को डाइवर्ट कर दिया जाता है। इसमें पुलिस की जो जानकारी जो उपस्थित कराई गई है और बहुत सारे तथ्यों को कई बार छोड़ दिया जाता है जानबूझ के, ये पॉलिटिकल मोटिव से किस प्रकार से लीपापोती करने का प्रयास किया जाता है, और ये सबको सब लोग अच्छे से जानते हैं। इसके संबंध में अब कानून के और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। और जिस लूप होल का ये लोग सब फायदा उठाया जा रहा है, और कई सारे, मैं इस प्रकार से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जज साहब को क्या करना चाहिए, वो तो जज की एक डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं और जिस प्रकार से उसको यूज करते हैं वो, लेकिन फिर भी ऐसे संवेदनशील मामलों में कई प्रकार की इस प्रकार के लोगों को छोड़ देना ये एक बहुत दुखद निर्णय है। और इसके लिए जिस प्रकार से कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय भी उपस्थित है और डबल बेंच भी है, डबल बेंच में शायद ये केस था जिस प्रकार से आप सब बता रहे हैं, इसके आगे भी आऊंगा असगर साहब, आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा जी। और भी बहुत सारे इस बारे में एक लगातार एक सीरीज बन गई है, और साउथ इंडिया में इस प्रकार की एक के बाद एक जिस प्रकार की विवेचनाएं की जा रही है वो लगातार हमारे समक्ष आ रही है। और अब न्याय मंत्रालय को इन सब चीजों को बहुत अच्छे से आज देखने की आवश्यकता है। और अभी तक हमें जितना दिखाई दे रहा है, सरकार इस पे कार्य करने का प्रयास कर रही है। जस्टिस कॉलेजियम जो है विशिष्ट तौर पे जजेस का, उसको परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे अलग अलग मंशा के लोग अलग अलग जगहों पे उपस्थित हैं और लगातार जिस प्रकार से प्रपोजल चल रही है, अब इन सबको भी सुव्यवस्थित करने का सही समय आ रहा है। और मुझे जहां तक हम सबको जानकारी है, देश की सरकारें उसके ऊपर पॉजिटिवली कार्य करने का प्रयास कर रही है। कसर चल रही है विभिन्न मंत्रालयों के बीच में और न्यायपालिका के बीच में कसर चल रही है, किस प्रकार से उसको अभी बहुत जल्दी ठीक किया जाएगा। ये लगातार अविनाश जी हमारे साथ हैं जी 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 विक्रम, अविनाश जी हमारे साथ हैं। अविनाश जी, क्या लगता है, जिस तरीके का ये फैसला है और इस तरीके के फैसले अगर होते रहे तो एक दिन ये फैसला भी आ जाएगा कि दाऊद इब्राहिम या अफजल गुरु जो है, अफजल गुरु को तो फांसी दे दी गई, लेकिन इस हिसाब से तो उसे भी आतंकवादी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि उसने भी साजिश रची थी संसद पे हमले की। मुकेश जी नमस्कार। हमला कर दिया था उसने, सारी नहीं करवाया था उसने, नहीं किया था ना, साजिश रची थी। वो तो साजिश रचने वाले को तो बोल रहे कि वो आतंकवादी गतिविधि है ही नहीं। नहीं, जब हमने उसमें 2 मार गिराए आतंकवादी और गिरफ्तार कर लिया तो हमने हमारा फर्ज था, हम पहुंचे उन तक। ठीक है जी, अविनाश जी को बोलने दीजिए। देखिए, मैं सबको सुन रहा था यहाँ जी सॉरी सर, सॉरी। जज साहब बैठे, नहीं कोई बात, सीनियर सबसे जज साहब बैठे हो, वो बहुत बेसिक है लॉ का, केसरिया और मेंसरिया। केसरिया मतलब आपने एक्ट क्या किया, और मेंसरिया का मतलब है कि आपके दिमाग में मेंटल क्या चल रहा है, क्या सोच चल रही है उस क्राइम के पीछे। मैं बहुत हैरान हूं कि जो माननीय जज साहब है उन्होंने क्या इसमें देखा। उसमें क्लियर एक्ट केसरिया भी है और क्लियर मेंसरिया भी है। आपने बिल्कुल सही कहा। ISS जो भी वो संगठन है उसको वो ज्वाइन करना चाहता था, एक आतंकी संगठन है।
इसका मतलब है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक आतंकी सोच बन चुका है, बैठा हुआ घर कर चुका है, एक्ट भी कर रहा है, वो थ्रेट भी कर रहा है लोगों को। जब तक स्टेट की बात कही मौलाना साहब ने, स्टेट के अगेंस्ट क्राइम क्या क्या होता है? रॉबरी इज ऑल्सो क्राइम अगेंस्ट स्टेट, थेफ्ट इज ऑल्सो क्राइम अगेंस्ट स्टेट। स्टेट का मतलब ये नहीं कि केवल सरकार को पलटना, स्टेट का मतलब होता है हर वो सीआरपीसी का सेक्शन जहां जहां अप्लाई होता है उसको हम कहते हैं स्टेट के अगेंस्ट क्राइम है। वो राइटिंग भी स्टेट के अगेंस्ट क्राइम है, चाहे दो लोगों के बीच में राइटिंग हो, पर एक्चुअली वो स्टेट के अगेंस्ट क्राइम है। तो मौलाना साहब को ये समझना होगा कि जिस व्यक्ति के बारे में आज वो एक डिफेंस बना रहे हैं, वो एक व्यक्ति नहीं है, वो एक कौम है। आज उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश जज साहब कर रहे हो, माननीय जज साहब केरला हाईकोर्ट के, या उनके कम्युनिटी के कोई मौलाना हो या कोई सैयद भाई हो या इस तरह के और भी कोई हिंदुस्तान में रहने वाले कुछ घुसपैठिए हो, तो मुझे ये कहना है कि आप इस लड़के को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आप अपनी पूरे कौम को डिस्कस कर रहे हैं। तो बड़ी कॉमन सी चीज है मुकेश जी कि हम कहते हैं कि हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता है, पर ये क्लियर है कि हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है। ये सब जबकि एक मिनट सैयद भाई, एक मिनट सैयद आऊंगा भाई, आऊंगा सर, असगर साहब आऊंगा मैं आपके आप पास। ये समझिए कि 2 से नहीं तो 2.5% गलत बोल रहे हैं ना, वो गलत बोल रहे हैं। ठीक है, आप सुशील दोषी और देवेंद्र गुप्ता का धर्म क्या था? सिख है, देवेंद्र गुप्ता सुनील दोषी का धर्म क्या था? आतंकवाद हुए। तो 12 से 18% मुसलमान है, वहां पे आतंकवाद हुआ। पर जो हिंदू नहीं, कल जिन्होंने हमला किया ये कौन है चारों? कल जो आतंकवादी हमला हुआ इसमें चारों कौन है? विश्व में, मगर कहीं भी हिंदू आतंकवाद। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? नेशनल चैनल पे बैठ के आप कैसे बोल रहे हैं? कैसे कह सकते हैं आप ये बात, जबकि कल आपके सामने आतंकवादी हमला हुआ? अभी मुकेश जी आतंकवादी बोल के चुके हैं। मुकेश जी उन चारों पे कार्यक्रम करके चुके हैं आतंकवादी। असगर साहब बात आप करें। कैसे कह सकते हैं सर? अविनाश नहीं तो गलत बात कैसे कह सकते हैं सर? अविनाश जी, आदमी है अविनाश जी गलत बात कैसे कह सकते हैं? अविनाश जी आवाज बिल्कुल गलत आवाज बात आपकी कह कम आ रहे रही है, आवाज सर। आतंकवाद भी जागेगा मौलाना भाई, देखो इसी प्रकार बिल्कुल बिल्कुल गलत कह रहे हो आप। अरे सर आप गलत कह रहे हैं। जज साहब यहाँ बैठे हुए, नेशनल चैनल पे आप बैठे हो, आप क्या भगाती फैला रहे हो यहाँ बैठ के? ये भाई आप रुक जाओ। जज साहब बैठे हुए, नेशनल चैनल पे आप बैठे हैं सर। अरे आदरणीय, आप नेशनल चैनल पे बैठे, अपने शब्दों पे तो गौर करें। राजनीतिक विश्लेषक लिखा हुआ है आपके सामने। चलिए इस बात पे आप कैसे विश्लेषण करते होंगे? बहस आज हम जिस क्या आप मुद्दे पे धर्म कर का रहे चश्मा हैं लगा के विश्लेषण करते हैं? अविनाश जी, हम जिस मुद्दे पे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुझे उस मुद्दे पे नहीं, आप क्या धर्म का चश्मा लगा के विश्लेषण करते हैं क्या? आपको ये सुशील दोषी और ये क्या नाम है कर्नल पुरोहित, ये क्या लगते हैं ये? और 4 जनों ने कल हमला कराया, ये कौन है? बोर्ड से कौन था? कर्नल पुरोहित को आप आतंकी कैसे कह सकते हैं मालिक साहब? कर्नल अरे पुरोहित वाला मामला क्लियर हो मालेगांव चुका ब्लॉक के अंदर है। नहीं, आरोपी कर्नल पुरोहित के को आप इस मामले में देवेंद्र बताइए, उनको गुप्ता, किसी भी एंगल से सुनील वो दोषी साजिश थी, जेल में बंद है। सब आरोपी- साजिश थी, वो साजिश थी, वो 4 पता लोग चल कल चुका है, हमले वो किया। साजिश थी। वो तो भगवा नहीं, तो ये आतंकवाद, वो तो आप भगवा इनको कांग्रेस ने समझाइए, भगवा आप आतंकवाद थोड़ी का बोलेंगे। कंसेप्ट ही नेशनल इसी चैनल के पर लिए बोले। दिया था, भगवा आतंकवाद फैलाए, इसीलिए ये वर्ड ही इसीलिए कॉइन किया गया था, ताकि आप लोग बोल सके कि हर एक आतंकवादी, जब मुसलमान बोलते हैं कि हर एक आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है, तो उसका काउंटर करने के लिए आप लोगों ने इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया इन नामों का। ये चीजें पहले साबित हो चुकी है। देवेंद्र गुप्ता और सुनील दोषी को ये गलत अजमेर विलासी में गलत माना है। बिल्कुल विलास नहीं करा उन्होंने। बिल्कुल ये साबित हो चुका और है। ये कल जो हमला हुआ ये क्या था? कल जो हमला हुआ है, ठीक है, वो आतंकी हमला था, आतंकी हमला था, मैं मान रहा हूं। अभी जांच चल रही है, लोग मान रहे हैं आतंकी हमला था, क्योंकि संसद के मंदिर पे, लोकतंत्र के मंदिर पे हमला हुआ। इससे बड़ी जांच क्या होगी? भाई जांच हो रही है ना अभी। उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा है, उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा है सैयद साहब, उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा है, उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा है। सैकड़ों बयान दे सकते, सैकड़ों केस बता सकता हूं, लेकिन आज का जो टॉपिक है, असगर साहब, मैं इस केस पे कह रहा हूं कि क्या समझदार एक पैनल बैठा हुआ है, आदरणीय लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए उस बात पे चर्चा नहीं हो रही। अनिल कुमार जी के पास मैं जाऊंगा। विमल जी, क्या बेल देते इस वक्त इस तरीके की टिप्पणी करने से क्या आपको लगता है कि जुडिशरी की तरफ से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है? इसको इस दृष्टि से हम देख सकते हैं? देखिए सर, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहली ऑब्जर्वेशन दी गई है कि इसमें जो एनआईए ने केस बनाया हुआ है, इसके इन्वॉल्वमेंट है, टेररिस्ट एक्टिविटीज की इन्वॉल्वमेंट है, और उसमें कुछ हथियार भी इससे रिकवर हो चुके हैं, इसके खुद के एफिडेविट लेटर्स लिखे हुए हैं मुलजिम के। तो इस तरह ऑनरेबल हाई कोर्ट को अगेंस्ट दी मतलब उसके व्यू ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट उन्होंने बेल कर दी गई है, और ये मेरे को लगता है कि ये बहुत जल्दी में फैसला लिया गया है।
और जहां तक कल की वारदात को ये चर्चा का बना रहे हैं इससे उसका कोई लिंक नहीं है। कल जो भी बच्चे अंदर गए हैं वो किसी बगैर हथियार के थे। बच्चे नहीं आतंकवादी हैं सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप जज साहब रहे, बच्चे कह रहे हैं आप उनको, कल को कोई उनको मासूम कह देगा सर, आप जब ऐसे शब्द बोलेंगे। नहीं बाकी मैं एक आदरणीय में एक बात कहना चाहूंगा कि किसी पे अटैक नहीं किया, उनके जी आप कंप्लीट। वो कुछ आवाज उस लोकसभा तक ले जाने के लिए, उस पार्लियामेंट में ले जाने के लिए अंदर घुसे थे, अपनी उनका तरीका सही मानते हैं कि कुछ आवाज उठाने के लिए। नहीं, अगर ये केस आपके पास आएगा सर, ये केस आपके पास आएगा तो आप बरी कर देंगे उनको? ये आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल बरी नहीं करूंगा, मगर उनका कोई आतंकवाद फैलाने की कोई मंशा नहीं है उनकी। वो अपनी कोई भारत की गरिमा है संसद भवन, भारत की गरिमा है संसद भवन, उन्होंने उसके अंदर घुसकर कार्रवाई नहीं की, ना ही उन्होंने किसी को थ्रेटन किया, ना ही किसी को हथियार थे उनके पास। कर देते, अगर उनको तो सारे विधायक पकड़ते नहीं तो कर देते वो नहीं, अंदर घुसे जो करने आए थे। बिल्कुल गलत, नाजायज भाई यहाँ पर भी ये तो यूएपीए के तहत 100% इनको गिरफ्तार करके इनको फांसी होनी चाहिए चारों को। जाने के लिए उनकी मंशा थी। यह है सरकार के विरुद्ध कार्रवाई। अगर इसको हम उसके ये कल वाले केस को देखिए, कल वाले से मत जोड़िए। ये भारत सरकार के विरुद्ध कार्रवाई है, सरकार के विरुद्ध कार्रवाई है सर, ये तो यूएपीए में आएगी। और जिसके आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसके हाथ के लिखे लेटर्स हैं, उसके एफिडेविट्स हैं कि मैं जिनके सबूत हैं उन पर तो कोई कार्रवाई, उन पर तो कोई बात, उनको आप डिफेंड कर रहे हैं। अभी तो इनकी बात चल रही है यार, इसको कौन छोड़ने जा रहा है? केस तो दर्ज हो गया ना, इसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा। माननीय जज साहब से मैं डिस्कस करना चाहूंगा, मैं किसी को डिफेंड करने नहीं बैठा। हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, नो वन इज गिल्टी अंटिल प्रूव्ड विदाउट रीजनेबल डाउट, यह हमारा कंसेप्ट है। ये टेक्निकल पॉइंट है सर। ये यूएपीए के अंदर इनके गिरफ्तारी किसी दूसरे केस में हो सकती है, अपराधी हो सकते हैं, लेकिन जिस केस में इनको गिरफ्तार किया गया उसके अंदर इनको छूट मिल गई 17 महीने रहने के बाद। ये साबित नहीं हो सका कि ये जो है कि ये आतंकवाद के अंदर आता है चीजें। इसके बात उसकी नहीं है, आप समझ नहीं असगर साहब देखिए, चर्चा ये नहीं है, चर्चा टेक्निकल पॉइंट पर नहीं है, टिप्पणी पे हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आपने जो टिप्पणी की है बिल देते समय, उस पे हमें आपत्ति है। इससे तो आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा ना। आप कह रहे हैं कि ये साबित हो गया है कि ये आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को मारने की साजिश कर रहा था, ये साबित है। ये आईएसआईएस में जाने की बात कर रहा है, इच्छा रखता है, सपने देखता है, ये भी साबित है। लेकिन ये आतंकवादी गतिविधि नहीं है। इस टिप्पणी पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये आतंकवादी गतिविधि क्यों नहीं है? कोर्ट ने ये टिप्पणी नहीं करी है। कोर्ट ने टिप्पणी ये करी है कि क्या यूएपीए के तहत रिलीजियस लीडर को मारना टेररिज्म एक्ट है क्या, उसके बारे में विचार करना, सोचना। तो कोर्ट का जो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, उसके अंदर ये बात साफ है कि नो वन इज गिल्टी अंटिल प्रूव। ये तो प्रूफ हो चुका था ना, ये तो सारी चीजें सामने है। वो उसका एफिडेविट है, वो साबित, वो अपने आप को स्वीकार कर रहा है। और इस टिप्पणी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोर्ट में बेल देते समय ये टिप्पणी की जाएगी कि भाई ये आतंकवादी नहीं है, किसी की साजिश रचना, किसी भी ने आप किसकी साजिश रच रहे हैं? हिंदू धार्मिक नेताओं की को मारने की साजिश रच रहे हैं। यानी आपकी मंशा के मारना नहीं है, आपको समाज में दंगा भी फैलाना है, आपको समाज में अशांति फैलाने का आपका टारगेट है। तो अब ऐसे लोगों को अगर आप आतंकवादी नहीं कहेंगे और जज नहीं कहेंगे अगर, तो फिर कौन कहेगा? इससे समाज में संदेश क्या जाएगा? हम उस टिप्पणी पे चर्चा कर रहे हैं, ना कि किसी पार्टिकुलर केस पे। इस केस में जी कुछ कह रहे हैं अनिल सर। इस केस में जो उसके लेटर्स मिले हैं, उसमें ये लिखा गया है कि मैं पर्टिकुलर्स रिलीजियस प्लेसेस को उड़ा दूंगा, मुझे बम सप्लाई की जाए। किसी पर्टिकुलर नेता का नाम नहीं लिखा गया उसको जो लेटर्स मिले हैं, बल्कि ये जरूर लिखा गया उसके अंदर के जो ये पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेसेस हैं, धार्मिक स्थल हैं, मैं इनको उड़ा दूंगा, मेरे को बम सप्लाई किए जाए। सिर्फ इतना लिखा हुआ, बिल्कुल हाथों का लिखा हुआ है, खुद का इसके मुलजिम का लिखा हुआ। क्या ये टेररिस्ट एक्टिविटी में नहीं आता? आप मेरे को खुद बताइए प्लीज। जी असगर साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, यहां तो उसने कहा और कोई शख्स डायरेक्ट धमकी नेता अभिनेता को दे रहा है कि मैं इसको जरूर मारूंगा,
उसके लिए आप क्या कहेंगे? टेररिस्ट है देखिए, नहीं फिर आप लोग डाइवर्ट करते हैं। आपने तो मेरा उनको क्या बता दिया जो कल हमला हुआ संसद भारत की मैं गरिमा आप को, उसको समझ रहे बच्चे हैं, बताते हैं, मैं तो एक बड़ी हैरान अपराधी हूं। क्या बोलता है, असगर साहब एक अपराधी क्या बोलता है उस पर हम वही चर्चा तो नहीं मैं कर कह रहा हूं, रहे। टेक्निकल- अपराधी है, बोलेगा कुछ इसी टेक्निकल तरीके की चीजें हैं बातें। ये। अपराधी तो टेक्निकल चीजें मान्य कोर्ट, मैं तो कोर्ट की टिप्पणी पे माननीय कह रहा हूं ना, कोर्ट मैं ने इसको तो समझा है। जज साहब ने जो टिप्पणी की है, मैं कह रहा हूं कि उससे क्या मैसेज जा रहा है। जज साहब की टिप्पणी पे हम चर्चा चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि उस पर आप टिप्पणी करें कि जज साहब अगर कहते हैं कि भाई सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी ये बहस होनी चाहिए कि भाई वो आतंकवादी है या नहीं, या ऐसे व्यक्ति को आतंकवादी कहा जाए या ना कहा जाए, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हम वो उस क्रिमिनल एक्टिविटी पे नहीं वो। जी असगर साहब, मैं आपको कुछ केस बताऊं। हमारे यहाँ पर बहुत दिन तक ये नारा चला, राज करेगा खालसा, किसी ने कभी उनको टेररिस्ट नहीं किया। जॉर्ज फर्नांडिस का एक मामला हुआ, बड़ौदा डायनामाइट के नाम से जाना जाता राज है। करेगा आज खालसा, तक इसमें उन्होंने क्या किसी है ने- आतंकवादी वाला मामला? राज करेगा खालसा इसमें क्या क्या बता है? तो रहा हूं ना आपको। क्यों बंद करिए? ये कैसे हो सकता है? पता है आपको क्या जॉर्ज फर्नांडिस जब वो हो गए थे क्या नाम है एक्टिविस्ट, तो उन्होंने बड़ौदा डायनामाइट के नाम से मशहूर है, लेकिन फिर उसको राइट टू राइवल करके उसको छोड़ दिया गया। कहने का मकसद ये है कि अरे कोई अगर पॉलिटिकल व्यक्ति, अगर नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति अगर कुछ कहता है तो उसके बारे में सब जानते हैं। अभी तक हम टेररिज्म की परिभाषा उसको डिफाइन नहीं कर सके हैं। अगर आप कर सके या मान्यवर जज आप बता सकते हैं तो मुझे आप बताइए कि ये टेररिस्ट इसको कहते हैं आतंकवाद क्यों होता है, ताकि हम उस पे सबको खड़ा करके देख लें कि कौन कौन इसमें टेररिस्ट हो रहा है, कौन नहीं हो रहा। तो माननीय कोर्ट ने इस सब चीजों को चेक किया होगा। ऑनरेबल ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य जी 17 कुछ महीने बोलना बहुत चाह होते रहे हैं, पुलिस बहुत सारे केस पेश कर सकती थी। फैक्ट जी। असगर अली साहब, इस देश में ऐसे ऐसे मूर्धन्य विद्वान हैं कि जो आपको याद होगा कि जिस प्रकार से मुंबई वाला बम कांड था, उसके अंदर जितने भी जो आतंकवादी था, उसकी भी रात को 1 बजे कोर्ट खुलवा दी थी उन लोगों ने, और उसको आतंकवादी मानने से मना कर दिया था। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है इस देश के अंदर। अब इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता आ गई, और इस मानसिकता के नकाब ओढ़े जो लोग इस देश के नागरिक अपने आप को बताते हैं, उनको वास्तविक तौर पे अब सत्य को दिखाने का समय आ गया है। क्योंकि आप इस जब बात मानते नहीं है, आप कोई आदमी AK-47 लेकर बम लेकर घूम रहा है, उसको तो आप कहते हैं भटका हुआ इंसान। और अगर कोई व्यक्ति अलग अपने मत के अनुसार से किसी बात को रखने की बात करता है तो उसको आप आतंकवादी कह देते हैं। आपने कल इतनी बड़ी बात को आतंकवादी घटना बता दिया। आप मुझे बताइए, इस देश तो क्या संसद की गरिमा पर अटैक हो गया, उसको आतंकवाद नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? गुरुजी ये हम आज हाईकोर्ट के फैसले पे बात कर रहे हैं, आपके और मेरे विचार नहीं चलेंगे यहाँ पर। हम तो कह रहे हैं भटके हुए आदमी है भाई, हम तो कह रहे हैं भटके हुए नौजवान है, भटके हुए नौजवान है। और नहीं, वो तो बच्चे बता रहे हैं, आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, संसद की गरिमा पे हमला करने का इरादा रखते हैं, टेररिस्ट हैं, उनको फांसी होनी चाहिए। कहो मेरे सामने उनको फांसी होनी चाहिए, आप कहें। अरे साबित हो जाएगा तो फांसी भी हो जाएगी। आप करवाइए, आप मांग कीजिए ना, डेमोक्रेसी है, मांग सब कोई कर सकते, कीजिए। खालिस्तान से संबंध बोला जा रहा है, साबित हो जाएगा तो सजा होगी उसी के हिसाब से। एक साधारण व्यक्ति बस में जाते हुए आदमियों को निकालकर गोली मार देते थे, क्या वो नेता होते थे? जो लोग पंजाब के अंदर जिनकी हत्या कर दी, आतंकवादी कहा गया उनको? आज माननीय जज साहब के मैं क्या कह रहा हूं, तथ्यों को उपस्थित किया जाना चाहिए था। मैं तो कहूंगा वहां पर जो पीपी वहां खड़े थे, सरकारी तौर पर वकील खड़े थे, क्या उन्होंने जज वहां पर इस तरह के उदाहरण क्यों नहीं उपस्थित किए? आज जज साहब के समक्ष जो उदाहरण उपस्थित किए जाने चाहिए थे, मैं कहूंगा कि भाई आप मुकेश जी इस बात को समझेंगे कि वहां पर कश्मीर के अंदर जिस प्रकार की घटना घटती है, सीधी सादी औरतें जिनका कोई लेना नहीं देना, राजनीतिक लोग नहीं है, उनकी हत्या कर दी गई, वो भी आतंकवादी घटना थी ना वास्तविक तौर पे। अभी आप कहेंगे, अभी बोला जाएगा तो आप कहेंगे भटके हुए इंसान है वो लोग। अभी असगर अली साहब कहेंगे भटके हुए इंसान थे। उसके बाद पंजाब के अंदर जिस प्रकार का आतंकवाद चल रहा था, AK-47 लेकर पूरे विश्व में जिस प्रकार का आज आतंकवाद फैला दिया जाता है, आज फ्रांस के अंदर जिस प्रकार की घटना ट्रक लेके घुस जाता है, आप लोग सब लोग यही कहते हैं। बिल्कुल, मैं एक चीज अनिल बिमल जी के पास जाना चाहूंगा, जस्टिस साहब के पास। जस्टिस साहब, समय की कमी है, मैं आखिरी टिप्पणी चाहूंगा कि जज साहब ने ये कहा मद्रास हाईकोर्ट की कि ये बहस का विषय है। क्या जज साहब यहाँ पर अपनी टिप्पणी जो कह रहे थे कि ये बहस का विषय है कि वो आतंकवादी घटना है कि नहीं, यहाँ ये भी कह सकते थे कि मान लीजिए टेक्निकली जो UAPA का जो सेक्शन 15 है उसमें वो आतंकवादी साबित नहीं हो पा रहा था, तो जज साहब ये भी तो कह सकते थे कि ये है आतंकवादी और इसमें कानून को बदलना चाहिए या इसमें संशोधन करके इसे आतंकवादी साबित करना चाहिए, क्योंकि जो सबूत है वो इसके आतंकवादी होने के लिए काफी हैं। ये भी तो टिप्पणी हो सकती थी कि ये चीज की जा सकती। जी, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने
जी जब ये पहली बेल एप्लीकेशन डिसाइड करते हुए ये बोल दिया था कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी है और एनआईए ने ठीक केस बनाया है और प्रमा फसाई उन्होंने कंक्लूजन भी दे दिया था। और इस वक्त तो बल्कि और भी ज्यादा उनके पास, पुलिस के पास सबूत आ गए थे, बिल्कुल। उन्होंने चालान भी पेश कर दिया मुलजिम के खिलाफ। इस वक्त तो और भी एविडेंस कलेक्ट हो गई थी और हाई कोर्ट ने उसको फिर एक पॉइंट रेज कर दिया कि हो सकता है या नहीं हो सकता टेररिस्ट एक्टिविटी, और उस पर टिप्पणी देके उसको बेल कर दे दी की। और इसके बारे में क्या अब क्या बोल सकता हूँ। तो क्या ये लीगली है? क्योंकि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक कोई ऑर्डर है जो आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पास नहीं कर सकते। बिल्कुल अगर कोई भी और कोई इस देश का कोई भी और जज होता, जब सुप्रीम की कोर्ट की फाइंडिंग आई हुई है तो उसके अगेंस्ट फाइंडिंग जाने में अगेंस्ट फाइंडिंग करने में थोड़ा वो डरता भी है और थोड़ा उसको मतलब घबराता भी है कि उसके अगेंस्ट को लिखूं मैं। तो क्या इसके पीछे क्या वजह मान सकते हैं? कोई दबाव, पॉलिटिकल दबाव या डर? क्या इस विषय में देखो मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है, मैं कोई जबरदस्ती भी नहीं करूंगा। मैं समझता हूं सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। जो कहते हैं ना कि एक शेर है कि अब कहाँ ढूंढने जाओगे कातिल मेरे, तुम तो मेरी मौत का इल्जाम भी मुझी पे रख दो। समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। सैयद असगर साहब आपका, और अनिल विमल जी आपका, आचार्य विक्रमादित्य जी आपका, और अविनाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। लेकिन जिस बात पे चर्चा शुरू हुई थी वो चर्चा अभी भी बनी हुई है, क्योंकि बेल ऑर्डर के पीछे जो टिप्पणी की गई है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो टारगेटेड टिप्पणी है, वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को समर्थन करने वाली है। और इस तरीके के अगर फैसले आते रहेंगे, इस तरीके की अगर टिप्पणियां जजेस की तरफ से आते रहेंगे तो इससे कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि अगर इस तरीके के फैसले आते हैं तो उसका विरोध भी किया जाए, ताकि ये संदेश जो है उन लोगों तक भी जाए जो इस तरीके के फैसले करवाने के माहिर माने जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।